नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था मिट्टी से संबंधित 100 प्रश्न। यदि वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको मिट्टी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, लेकिन वो प्रश्न मिलेंगे आपके 2018 से 2024 तक जो आपके एमपीटेट एग्जाम हुई थी उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। 100 प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, ये वीडियो जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्न को वहां पर रखा है ना, तो स्किप नहीं करना है उस वीडियो को भी, और इस वीडियो को भी पूरा देखना है। अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, हमेशा मैं बोलता हूं आपको लाइक करना है, अपने मित्रों को वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपलब्ध होने वाली मिट्टी है? लगभग 30 प्रश्न है ना, 27 से 30 प्रश्न पूछे गए थे आपके एमपीटेट एग्जाम में, तो यहाँ पर कम से कम 2 प्रश्न आने की संभावना है। तो यदि ये वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया और वो 100 प्रश्न देख ले, 2 नंबर आप कहीं नहीं जाएंगे ना। यहाँ पर पूछा गया है कि मिट्टी भारत में सबसे अधिक उपलब्ध होने वाली मिट्टी कौन सी? खारी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी, है ना। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी होगी। और क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा ये कवर करती है? तो लगभग 43% प्रतिशत में पूछे तो 43% आपको याद रखना है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये कहाँ बनती हैं? तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों में बनती है। कहां पर बनती है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों में बनती हैं। यदि नदियों के बारे में पूछे कि भैया कौन सी नदी में ये बनती है, तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदियों के मैदानों में ये पाई जाती है। यदि मैदान की पूछे तो उत्तरी मैदानों में, है ना। कहां बनती है ये? उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, सॉरी, है ना, उत्तरी मैदानों में, है ना। नदियों के बारे में पूछे तो मैंने आपको बता ही दिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी, है ना। और बात करें भैया जलोढ़, जलोढ़ जो मिट्टी है इसे 2 नामों से जाना जाता है, तो नई जलोढ़ और एक पुरानी जलोढ़। कौन सी? नई और पुरानी, है ना। जो नई जलोढ़ है इसे खादर के नाम से जानते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ही आ सकता है एग्जाम। और पुरानी जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भांगर के नाम से जाना जाता है। कैसे? भांगर के नाम से। याद रखिएगा, नई को खादर के नाम से और पुरानी को भांगर के नाम से जाना जाता है। और जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें मुख्यतः गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन, इस प्रकार की जो फसलें होती है उसको उगाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। तो याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट प्रश्न था, सारी जानकारी आपको दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्थायी रूप से जमी हुई है? जो जमी हुई मिट्टी है उसके बारे में बताना है। जेलीसोल से है, हिस्टोसोल से है, एडिसोल से है या फिर स्पोडोसोल से है? सबसे पहले बात करते हैं भैया स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी होती क्या है। तो वो मिट्टी और चट्टान होती जिनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे कम होता है और जिसमें बर्फ की मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं? जमी हुई मिट्टी कहते हैं। और जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जेलीसोल से। इस प्रकार की मिट्टी कौन सी होगी? जेलीसोल से होगी। और जो जेलीसोल से मिट्टी है ये बहुत ठंडी जलवायु में पानी जाने वाली मिट्टी होती है, जिसमें सतह से 2 मीटर, एक नाम में आपको लिख देता हूं यहां पर, परमाफ्रास्ट। परमाफ्रास्ट, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि यदि विकल्प में जेलीसोल्स ना दे, परमाफ्रास्ट दे, तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी ये विकल्प में दे दिया जाता है कि भैया वो कौन सी मिट्टी जो स्थायी रूप से जमी हुई है, विकल्प में आपको परमाफ्रास्ट भी दे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, यदि जेलीसोल्स की जगह परमाफ्रास्ट हो तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये नाम जरूर याद रख लीजिएगा, है ना। जिसमें सतह से 2 मीटर के अंदर क्या होता है? परमाफ्रास्ट होता है। और जेलीसोस जो शब्द है लेटिन शब्द होता है। कौन सा होता है? ये लेटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है जमना। इसका अर्थ क्या होता है? जमना, है ना। चलिए, यदि इसके क्षेत्र की बात करें हम भैया, ये सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? यदि आपसे पूछे तो ये आपके कनाडा में पाई जाती है, अलास्का, जो उत्तरी क्षेत्र होते हैं इसमें ये मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न। एक रिक्तस्थान एक मृदा वैज्ञानिक है जो मृदा विज्ञान की एक शाखा में विशेषज्ञता रखता है, जो मिट्टी के पहचान, गठन और वितरण से संबंधित है। रिक्त स्थान पर, यहाँ पर रिक्त स्थान पर क्या आएगा? मृदा अभियंता आएगा, मृदा शिक्षाविद आएगा, मृदा विज्ञानी आएगा या फिर मृदा अधिकारी आएगा? सरल सा प्रश्न है। सही आंसर आपका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका मृदा विज्ञानी। इसमें क्या होता है? इसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है जो पूछा गया है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। एक मृदा विज्ञानी वैज्ञानिक है जो मृदा विज्ञान की एक शाखा में विशेषज्ञता रखता है, जो मिट्टी की पहचान, गठन और वितरण से संबंधित होता है। तो रिक्त स्थान की जगह क्या आएगा आपका? मृदा विज्ञानी आएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी सामग्री के अपक्षय से बनती? ज्वालामुखी सामग्री के अपक्षय
से बनी हुई मिट्टी के बारे में बताना है, कौन सी होगी? जेलीसोल से होगी, हिस्टोसोल से होगी, एंडीसोल से होगी, या फिर एस्पेडोसोल से होगी। जो पहला प्रश्न था उसमें जो विकल्प यहाँ पर रखते, शायद दूसरा प्रश्न था, है ना, उसमें जो विकल्प थे ऐसा कैसे रख दिया, लेकिन प्रश्न को यहाँ पर बदल दिया गया है। सही आंसर क्या होगा? देखिए, ज्वालामुखी सामग्री के अपक्षय से जो मिट्टी बनती है उसे ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ज्वालामुखी मिट्टी कहते हैं। लेकिन विकल्प में तो है नहीं ज्वालामुखी मिट्टी, तो याद रखिएगा ज्वालामुखी मिट्टी को एंडीसोल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडीसोल्स भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और जो ज्वालामुखी मिट्टी होती है या फिर एंडीसोल्स मिट्टी होती है, इसमें अच्छी उर्वरकता पाई जाती है। किसमें? ज्वालामुखी मिट्टी में, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सॉरी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है? भैया, खारी मिट्टी में, रेगिस्तानी मिट्टी में, काली मिट्टी में, या फिर जलोढ़ मिट्टी में? यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। मिट्टी में नमक की मात्रा जो अधिक होती है वो खारी मिट्टी में होती है। यदि खारी मिट्टी विकल्प में नहीं होता तो आप कौन सा विकल्प का चयन करते? आप करते शुष्क मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का चयन करते? शुष्क मिट्टी का। यदि विकल्प में खारी मिट्टी नहीं होती तो, है ना, यदि यहाँ पर खारी मिट्टी की जगह शुष्क मिट्टी होती तो आपका शुष्क मिट्टी राइट आंसर होता, क्योंकि इसमें भी नमक की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर खारी मिट्टी है तो आपका पहला वाला विकल्प क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए, इसे लवणी मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। यदि लवणी आ जाए विकल्प में तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? सरल सा प्रश्न ही। यदि आपने कभी खेती करी होगी या फिर खेत में गए होंगे, आपके माता पिता को आपने देखा होगा, तो सरल सा प्रश्न है। हल, कुदाली, कल्टीवेयर या फिर पाटल? तो वो होती कुदाली, है ना। फावड़े जैसा एक यंत्र होता है, कुदाली टाइप होता है, जिससे खोदते हैं तो उससे जो मिट्टी होती है वो ढीली हो जाती है ना, खरपतवार उससे हटाया जाता है, तो वो होती कुदाली। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न। अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस तत्व का मिट्टी से अधिक अवशोषण होता है? कौन सा तत्व है जिससे मिट्टी से अधिक अवशोषण होता है? उसका फास्फोरस है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, या फिर जिंक है? सही आंसर क्या होगा? अम्लीय वर्षा के परिणाम स्वरूप आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर सही आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी से एल्यूमिनियम का अधिक अवशोषण होता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा गया प्रश्न है। तीसरा वाला करेक्ट आंसर आपका होगा। मिट्टी पर मृदा परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता? किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, इसके बारे में पूछा गया है। पोषक तत्व का किया जाता है, संरचना का किया जाता है, अम्लता स्तर का किया जाता है, रंग का नहीं किया जाता, है ना। तो बी वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बार बार गीला करने और सुखाने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाती है? यदि उसको बार बार गीला करेंगे, सुखाएंगे तो कैसी हो जाएगी? कठोर हो जाएगी। वो मिट्टी कौन सी, इसके बारे में आपको बताना है। सल्फाइडिक है, पेट्रोकेल्सिक है, पेंथाइड है, या फिर एल्फिसोस है? कौन सी मिट्टी है वो जिसको बार बार गीला करने पर, सुखाने पर वो मिट्टी कठोर हो जाती है? उस मिट्टी का नाम आपको बताना है। सही आंसर होगा पेंथाइड। कौन सी मिट्टी होगी वो? पेंथाइड मिट्टी होगी, जिसे बार बार गीला करने और सुखाने पर अपरिवर्तनीय रूप से वो कठोर हो जाती है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा खादर और भांगर मिट्टी में विभाजित है? देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, जैसे कि हमने पहले प्रश्न पे बात की थी इसकी। और सरल सा प्रश्न, मुझे नहीं लगता कि 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता है। सही आंसर क्या होगा आपका? जलोढ़ मृदा या फिर जलोढ़ मिट्टी होगी। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? भांगर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, सॉरी, नई जलोढ़ मिट्टी को तो खादर कहते हैं। यहाँ पर लिखा हूं ना खादर, ये नई वाली है। और ये पुरानी को क्या बोलते हैं? भांगर बोलते हैं। ये मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, है ना। और खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है, और जो बांगर मिट्टी होती है ये ऊंची छतों पर पाई जाती है। याद रखिएगा, एक बार फिर दोहरा देता हूं। जो खादर मिट्टी होती है ये नदियों के बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है, और जो बांगर मिट्टी होती है ये ऊंची छतों पर पाई जाती है। याद रखिएगा। और खादर जो मिट्टी होती है ये बांगर मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ होती है। यदि सीधा सीधा प्रश्न पूछे कि भाई खादर और भांगर मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो याद रखिएगा वो खादर मिट्टी होगी, यानी कि नई मिट्टी होगी, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी होगी। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न। भारत का मृदा सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यहाँ पर देखिए, सरल सा प्रश्न है ना। मृदा सर्वेक्षण
किस वर्ष स्थापित किया गया था? सीधा सीधा पूछा गया है, 55 में, 56 में, 57 में या फिर 58 में। सही आंसर होगा आपका 56 में। भारत का जो मृदा सर्वेक्षण है जो स्थापित किया गया था, ये 1956 में स्थापित किया गया था, है ना। और मृदाओं का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए इसको किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता है? अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कौन करता है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। ये आपका राज्य होगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब। भारत में रासायनिक उर्वरकों जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो पंजाब में होता है। और पंजाब में प्रति हेक्टेयर की हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर जमीन पर रासायनिक उर्वरकों की जो खपत होती है, किलोग्राम की हम बात करें तो लगभग 190 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 190 किलोग्राम होता है। और यदि हम पूरे भारत की बात करें, है ना, एक औसत मान निकाले तो औसत मान निकलता है आपका 88 किलोग्राम, है ना। सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आपका पंजाब में होता है। याद रखिएगा, बी वाला विकल्प सही होगा। यदि पूरे देश की बात करें तो वो आपका 88 होगा, है ना, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मिट्टी के अति सूक्ष्म कण कहलाते, क्या कहलाते हैं? मिट्टी के अति सूक्ष्म कण मिट्टी कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं, रेतीला कहलाते हैं या फिर कब्र कहलाते हैं? देखिए यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, सीधा सीधा आंसर है मिट्टी, है ना। इसको सीधा सीधा पूछा गया है, सिर्फ मिट्टी दे दी गई है, लेकिन इसको पूरा क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मृदा। लिख देता हूं यहां पर, मृदा यानी कि मिट्टी, है ना। मृदा कोलाइडल, मृदा कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, है ना। ये इसका पूरा नाम है। यदि विकल्प में पूरा नाम दे दे भैया मिट्टी कोलाइडल कॉम्प्लेक्स या फिर मृदा कोलाइडल कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सिर्फ मिट्टी दी है तो भी ये करेक्ट आंसर आपका होगा, यानी कि पहला वाला आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा, है ना। चलिए, निम्न में से किस रंग में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर पूछा गया भैया कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी कौन सी है? काला, लाल, हरा या फिर नारंगी? कौन सा रंग है? किस रंग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका काला रंग में, है ना। काले रंग में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता वाली मिट्टी पाई जाती है। फिर वो मिट्टी कौन सी होगी भैया? इसे ये भी कह सकते हैं भाई कार्बनिक पदार्थ की अधिकता वाली जो मिट्टी होती है वो गहरे भूरे या फिर काले रंग की होती है ना। उसको काली मिट्टी कहते हैं। सीधा सीधा यदि पूछे तो सीधा सीधा आंसर है काली मिट्टी, है ना। यदि मिट्टी के बारे में पूछे तो मिट्टी का नाम क्या होगा? आपका काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर या फिर काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर कहा जाता है, रेगुर भी कहा जाता है, साथ में काली कपास मिट्टी, है ना, काली कपास मिट्टी कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों नाम है ना। रेगुर भी दे सकते हैं विकल्प में, काली कपास मिट्टी के भी दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए दोनों चीजें, है ना। चलिए, यदि पूछे कि भैया मुख्यतः रूप से कहां पर पाई जाती है काली मिट्टी, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारी जगह पे जो काली मिट्टी है वो अधिकतम रूप में पाई जाती है। और जो काली मिट्टी होती है वो बहुत जल्दी चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। जैसे कि हमने अभी देखा था भैया कि एक को गीला करते हैं तो गीली होकर यदि वो सूखती तो कैसी हो जाती? कठोर हो जाती है। लेकिन ये सूखने पर कैसी हो जाती है? इसमें दरारें पड़ जाती है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से खाद का लाभ, यहाँ पर खाद का लाभ आपको बताना भैया कौन सा है? यह मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता, बिल्कुल बढ़ाता है। यह मिट्टी को भुरभुरी बनाता, बिल्कुल बनाता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सही कोड में आपको चुनना है, पहला और दूसरा दोनों, है ना। दोनों लिख सकते हैं, दोनों, पहला और दूसरा, तो यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, मिट्टी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सरल सा प्रश्न, 4 विकल्प पढ़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा। पृथ्वी की त्वचा, पृथ्वी की ढाल, पृथ्वी की सतह या फिर पृथ्वी की छाया? तो जो मिट्टी होती है ये पृथ्वी की त्वचा होती है। सरल सा प्रश्न था, आंसर आपके सामने है। क्या होगा आंसर? पृथ्वी की त्वचा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, गेहूं किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगता है? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? देखिए जहां तक मुझे लगता है ये चारों विकल्प ही गलत है ना, क्योंकि जो सही आंसर होगा वो दोमट मिट्टी होगा। क्या होगा? दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में गेहूं जो है वो अच्छी तरह उगता है ना।
दोमट मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो आयोग द्वारा आंसर माना गया है वो पीली मिट्टी माना गया है, और मुझे नहीं लगता कि भैया पीली मिट्टी में अच्छी तरह गेहूं उगता है। गेहूं उगता है दोमट मिट्टी में अच्छी तरह, है ना। और कौन सी दोमट मिट्टी? आपकी अच्छी जल निकासी वाली गहरी उपजाऊ जो दोमट मिट्टी होती है उसमें सबसे अच्छी मानी जाती है आपकी गेहूं की खेती, है ना। तो दोमट मिट्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, है ना। यहाँ पर दोमट मिट्टी दिया नहीं है, बी वाला आयोग द्वारा आंसर माना गया था। जिसने बी वाला विकल्प करेक्ट किया होगा उसका 1 नंबर जोड़ लिया होगा, है ना। यदि आपको इस प्रकार से जैसे आगे जो एग्जाम होगी उसमें आपको लगता है कि भैया ये प्रश्न गलत है, वो डेफिनेटली गलत है, 100% गलत है, आपके पास उसका प्रूफ है, तो जरूर भले वो 100 रुपए ले ले या फिर 1000 रुपए ले ले, है ना। क्योंकि आयोग कभी कभी, है ना, सभी से गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, गलती इंसान से ही होती है। तो हमें उसको प्रूफ करके बताना है कि भैया ये सर, या आपने ये आंसर ये था इसका और आपने ये बताया है, या फिर ये विकल्प में था ही नहीं, तो आपका 1 नंबर जुड़ जाएगा, सभी को बोनस के रूप में वो अंक मिल जाएगा, है ना। कोई कोई बच्चे 1 नंबर से रह जाते तो 1 नंबर सभी को मिल जाएगा, कॉमन नंबर मिल जाएगा। तो कोई बच्चा जो फेल हो रहा है वो पास भी हो सकता है आपकी वजह से, है ना। यदि आपको पता है तो जरूर कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होता है आपका? दोमट मिट्टी होता है ना। तो समझ गए आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से अपने ऊपरी हिस्से में कार्बनिक पदार्थों से बनी है? वो कौन सी मिट्टी है? सेलिसोल्ड मिट्टी है, हिस्टोसोल्ड है, एंडीसोल्ड है, या फिर स्पेडोसोल्ड है? कौन सी मिट्टी है? तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प वैसे के वैसे रखे हैं जो पहले रखे थे। तो हम 2 मिट्टी के बारे में तो जान चुके भैया, पहली वाली आपकी जेलीसोल्ड से और दूसरी आपकी एंडीसोल्ड से। तो दोनों विकल्प तो हो नहीं सकते। क्या होगा आपका सही आंसर? हिस्टोसोल्ड। क्या होगा? हिस्टोसोल्ड। तो हिस्टोसोल्ड से होता क्या है? देखिए जो हिस्टोसोल्ड से होता है, जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी 80 सेंटीमीटर, लगभग 80 सेंटीमीटर, यदि फुट में हम बात करें तो लगभग 2 फुट के आधे से ज्यादा हिस्से में कार्बनिक पदार्थ होने पर मिट्टी को क्या कहा जाता है, या फिर उसे क्या माना जाता है? हिस्टोसोल्ड माना जाता है उस मिट्टी को। कब माना जाता है? 80 सेंटीमीटर या फिर लगभग 2 फुट के आधे से ज्यादा हिस्से में यदि कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो उस मिट्टी को हिस्टोसोल्ड माना जाता है। और हिस्टोसोल्ड मिट्टी को अक्सर पीट और मक्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पीट और मक्स, इन दोनों के नाम से जाना जाता है आपका हिस्टोसोल्ड को। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किन कारणों से मृदा खराब हो जाती है? भाई मृदा किस प्रकार से खराब हो जाती है? जंगल काटने से, अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से। इसमें कूट में आंसर देना है। तो मृदा जो खराब होती है जंगल काटने से भी होती है और अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से भी होती है, दोनों प्रकार से हो सकती है। तो 19 का अर्थ क्या, आंसर क्या होगा आपका? सी वाला, है ना, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी के ढीलेपन के बारे में गलत है? देखिए यहाँ पर 3 विकल्प हैं और कूट में आंसर आपको बता देता हूं, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा, केवल पहला और तीसरा, है ना। क्योंकि ये प्रश्न पूरा आ नहीं रहा है आपके स्क्रीन पर, तो आप इन 3 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है उसको चुनना है आपको। देखिए यहां पर हम पढ़ लेते तीनों विकल्प। यहाँ जड़ों को मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती। प्रश्न क्या पूछा गया पहले वो देखिए। मिट्टी के ढीलेपन के बारे में गलत कथन कौन सा है ये आपको बताना है ना। ढीलेपन का मतलब क्या होता है? जो जुताई करते हैं ना, जुताई में जब ढीलापन होता है मिट्टी में उसको कहते हैं ढीलापन, है ना। तो यहाँ पर क्या पहला विकल्प है कि जड़ों को मिट्टी में गहराई तक प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती? बिल्कुल अनुमति देती है। तो पहला वाला आपका क्या होगा? गलत। वो गलत ही पूछा गया है तो शायद यही आंसर हो। दूसरा और तीसरा भी पढ़ लेते हैं। ढीली मिट्टी जड़ों को आसानी से सांस लेने देती? बिल्कुल लेने देती, तभी तो जुताई की जाती है ना। ढीली मिट्टी में मौजूद केंचुओं और रोगाणुओं के विकास में मदद करती? बिल्कुल करती है। तो 2 तो आपके करेक्ट है, पहला वाला गलत है और गलत ही पूछा गया था, यानी कि केवल पहला का पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है मिट्टी का आवरण बनाने के लिए पौधे उगाना, चराई की अनुमति दे, सिंचाई में वृद्धि, या फिर वनों की कटाई। मिट्टी के कटाव को किस प्रकार से रोका जा सकता है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका मिट्टी का आवरण बनाने के लिए पौधे उगाना, है ना। इससे मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। चराई की अनुमति इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिंचाई में वृद्धि से फर्क नहीं पड़ेगा, वनों की कटाई से भी फर्क नहीं पड़ता है। इससे क्या होगा? मिट्टी का कटाव ज्यादा होगा, इससे रुकेगा नहीं। तो रुकेगा किससे? मिट्टी का आवरण बनाने के लिए पौधे उगाना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। मृदा को रेगुन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के रूप में भी जाना जाता है, उस मिट्टी का नाम बताना। सरल सा प्रश्न है। रेगुन मैंने बताया था भाई, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया था वो है काली मिट्टी।
कौन सी मिट्टी को? रेगोर के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को। और काली मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चेरनोजम के रूप में भी जाना जाता है। इस नाम को भी याद रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है और इसके बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न, मृत कार्बनिक पदार्थ धारण की एक बड़ी मात्रा जो मिट्टी को क्षारीय बनाती है, यहां निम्नलिखित में से किस मिट्टी की बात की जा रही है? यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें मृत कार्बनिक पदार्थ के बारे में बात की जा रही है। धारण एक बड़ी मात्रा जो मिट्टी को क्षारीय बनाती है, इस मिट्टी के बारे में बताना भैया, किस मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं? दलदली मिट्टी होती, वन मिट्टी होती, पर्वतीय मिट्टी होती या फिर लाल मिट्टी होती? किस प्रकार की मिट्टी होती? तो याद रखिएगा ये दलदली मिट्टी होती। किस प्रकार की मिट्टी होती है? दलदली मिट्टी होती है। मृत कार्बनिक पदार्थ या फिर इसे ह्यूमस भी कहते हैं। ह्यूमस की एक बड़ी मात्रा जो मिट्टी को क्षारीय बनाती है उसे दलदली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है? दलदली मिट्टी होती है, याद रखिएगा। और कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं भैया? तो कार्बनिक पदार्थ सड़े वाले जो पौधे होते हैं, सड़ने वाले जो पौधे होते हैं या फिर पशु का जो खाद होता है उसे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और यही इसके मुख्य स्रोत होते हैं। किसके? मिट्टी के। यदि पूछे भैया मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सड़ने वाले पौधे, साथ में जो पशु का खाद होता है वो, ये याद रखिएगा। चलिए समझ में आ गया, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के निर्माण में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के निर्माण में शामिल नहीं है? खनिज पदार्थ, पत्ते, वायु या फिर पानी? सही आंसर क्या होगा आपका? सरल सा प्रश्न है भैया। मिट्टी के निर्माण में पत्ते की कोई आवश्यकता नहीं होती, खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती, वायु, पानी, इन तीनों की आवश्यकता होती, पत्ते की नहीं होती है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सभी मिट्टी के आदेश सोल में समाप्त होते हैं, जो लैटिन शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। इसका अर्थ क्या है सोलम का? सीधा सीधा पूछा गया है। क्या भूमि है, जमीन है, वायु है या फिर पत्थर है? क्या है? देखिए मुझे जहां तक लगता है सोलम का अर्थ भूमि भी होता है और जमीन भी होता है ना, सोलम का अर्थ। तो यहां पर भूमि और जमीन दोनों विकल्प दे रखे हैं। आयोग ने माना है जमीन, बिल्कुल मान सकता है जमीन, लेकिन पहला वाला विकल्प भी उसको मानना चाहिए क्योंकि भूमि भी होता है सोलम की, सोलम का अर्थ है ना। तो ये बी वाला विकल्प माना था, तो मेरे हिसाब से पहला वाला विकल्प भी ठीक है। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा आपको क्या लगता है ना। तो यहाँ पर जो आयोग द्वारा माना गया है वो बी वाला विकल्प जो कि सही है, लेकिन पहला भी सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मृदा खनिज नहीं है? प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। प्राथमिक मृदा खनिज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं खनिज को दो भागों में बांटा गया है। मृदा खनिज को दो भागों में बांटा गया, पहला है प्राथमिक मृदा खनिज और दूसरा है द्वितीयक, है ना, द्वितीयक मृदा खनिज। तो इसके बारे में हम बताएंगे कौन से प्राथमिक मृदा खनिज के अंतर्गत आएंगे, कौन से उदाहरण, कौन से द्वितीयक खनिज के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, द्वितीयक लिखा हुआ है ना, इसका आंसर जान लेते हैं कौन सा नहीं है। कैल्शियम नहीं है, चिकनी मिट्टी, सोडियम या फिर लोहा। तो सही आंसर होगा आपका चिकनी मिट्टी। ये प्राथमिक मृदा खनिज के अंतर्गत नहीं आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो इंपोर्टेंट है, यदि आपसे पूछे कि मिट्टी में सबसे प्रमुख प्राथमिक खनिज कौन सा होगा, तो वो होगा आपका सिलिकेट खनिज। कौन सा होगा? सिलिकेट खनिज। ये आपका प्राथमिक मृदा का सबसे प्रमुख खनिज है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और कौन कौन से भैया प्राथमिक मृदा खनिजों के उदाहरण के बारे में बात करें और कौन कौन से खनिज है, तो उसमें आपका आएगा, जैसे सिलिकेट मैंने आपको बता ही दिया है, टाइटेनो मैग्नेटाइट आएगा आपका, एपोटाइट आएगा, लौह खनिज आएगा, उसमें ज्वालामुखी गैस आएगा, गैर क्रिस्टलीय आएगा, साथ में जो अकार्बनिक घटक होते हैं वो भी प्राथमिक मृदा खनिजों के उदाहरण होते हैं। द्वितीयक मृदा खनिजों के उदाहरण मौखिक रूप से बता रहा हूं, सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, है ना। आपका आ जाएगा काओलिनाइट खनिज आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, सेरिसाइड आ जाएगा, सर्पेटाइड आ जाएगा, और साथ में आपका कार्बोनेट और सल्फेट। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीयक मृदा खनिज के अंतर्गत आएंगे। तो प्राथमिक मृदा के बारे में बता दिया और द्वितीयक मृदा खनिज के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। सही आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया टोटल आपको यहाँ पर 27 प्रश्न मिलेंगे, है ना, इस वीडियो के माध्यम से। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टरजाइट, चूना पत्थर या बलवा पत्थर जैसे चट्टान का एक द्रव्यमान जो कुछ मिट्टी के लिए मूल सामग्री बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सीधा सीधा पूछा गया है। ऊपरी मिट्टी, एल्यूविडेड मिट्टी, उपमृदा या फिर आधार सेल। तो उसे आधार सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधार सेल कहा जाता है। आज के जो 27 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, है ना। वीडियो को लाइक भी आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।